नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी कि कांग्रेस में क्या फिर पर्यवेक्षक राग शुरू हो गया। जी हां, कांग्रेस फिर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पर्यवेक्षक हार के कारणों को जानेंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस ने जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे वो ज़्यादा कमाल नहीं दिखा सके। ना ही तो उनकी किसी ने सुनी, ना उनकी रणनीति का कोई असर दिखा। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर कांग्रेस महज खानापूर्ति कर रही है, और एमपी कांग्रेस के नेता पर्यवेक्षकों के सुझाव को कितनी गंभीरता से लेंगे। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में आत्ममंथन जारी, पार्टी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी। मध्य प्रदेश में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। लिहाजा अब कांग्रेस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। कहा जा रहा है कि ये पर्यवेक्षक हार से निराश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में उन्हें लगाएंगे। लेकिन ऐसे ही पर्यवेक्षक विधानसभा चुनाव से पहले भी पार्टी ने नियुक्त किए थे, लेकिन ना तो उनकी किसी ने सुनी और ना ही उनके काम का कोई असर विधानसभा में दिखा। हालांकि कांग्रेस नेता का कहना है कि हार पर मंथन और पर्यवेक्षक की नियुक्ति आने वाले चुनाव में उनके लिए फायदेमंद रहेगी। सरकार में नहीं आ पाए, उसके कारणों के लिए निश्चित रूप से चिंतन चल रहा है, लेकिन लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी है। माननीय कमलनाथ जी आने के बाद हर जिले का दौरा करेंगे। उस जिले पे मंडलम सेक्टर की बैठक से लेकर के जिले के सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, उनसे फीडबैक भी लेंगे और लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन हो इसके लिए सबको प्रेरित करेंगे। भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन पर्यवेक्षकों की कांग्रेस नेता कितनी सुनेंगे ये तो वो ही जाने। हालांकि एमपी कांग्रेस के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस किसी को भी नियुक्त कर ले, नतीजे विधानसभा चुनाव जैसे ही रहने वाले हैं। देखिए, देश और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कैंसर रूपी बीमारी से ग्रसित है और उसका इलाज कांग्रेस पार्टी सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी से करने के बजाय बोरोलिन जैसे उस पर प्रयोग कर रही है। स्वाभाविक तौर पर कमलनाथ जी, गांधी परिवार जैसे जो बड़ी मछलियां हैं उन पर प्रहार करने के बजाय पर्यवेक्षकों को बार बार कहीं न कहीं निशाने पर लिया जाता है। या तो कांग्रेस की राजनीति रही है और यही कारण है कि आज पूरे देश और प्रदेश में लगातार उनकी दुर्गति हो रही है। कांग्रेस पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर आगे के लिए प्लान तैयार कर रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो पर्यवेक्षकों की रणनीति का असर इन चुनाव में कम ही दिखा। कांग्रेस के दिग्गज भी चुनावी मैदान में बीजेपी से काफी पीछे रहे। कमलनाथ ने महज 110 विधानसभाओं में ही सभा की। लिहाजा पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से कांग्रेस में कोई बड़ा सुधार दिखेगा या लोकसभा में वो बीजेपी के लिए कोई चुनौती बन पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनाजी टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, सुरेश शर्मा और देवदत्त दुबे जी। तो सबसे पहले शर्मा जी, आप ही के पास कि पर्यवेक्षक, ऑब्जर्वर, ये ऐसे भारी भरकम शब्द सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं कि चुनाव के पहले पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे, फिर जब चुनाव हार जाओ या जीत जाओ तो फिर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे कि नेता कौन होगा, और हार गए तो हार के कारणों की समीक्षा करेंगे, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे और अगले तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन जो मूल नेता जिनके जिम्मे पूरी सरकार का जिम्मे था, संगठन है, वो कुछ रिचार्ज नहीं कर पाए कार्यकर्ताओं को। सरकार बनाने का दावा करते हो, छाछट पे आके खड़े हो जाते हैं। तब भी पर्यवेक्षक नियुक्त होते हैं तमाम सारे क्षेत्रों में, फिर उनके साथ सह पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए जाते हैं, प्रभारी होते हैं, 3-3 प्रभारी बदल दिए जाते हैं। और अब इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि हार के कारण क्या थे। ये बताया जा रहा है कि ईवीएम के कारण हम हार गए, बैलेट में तो हम जीत रहे थे 199 विधानसभा। उसके बाद अब फिर पर्यवेक्षक की नियुक्ति की बात हो रही है। कैसे देखा जाए? जैसे कहावत भी है ना कि जो एक बड़े दुकानदार जब खाली होते हैं तो वो बाट तराजू तोलते रहते हैं ताकि आदत बनी रहे। देखिए मनोज जी, सबको मालूम है कौन क्यों हारा है, कौन क्यों जीता है। इसलिए समीक्षा का
दो कारणों से जो टालमटोल वाला वातावरण हो रहा है। पहला ये है कि यदि बाल की खाल निकाली जाएगी तो लोकसभा में चला जाएगा, क्योंकि कम समय सीमा है। और दूसरा ये है कि जो पैसा देने वाला है या जो आदमी तनख्वाह वनख्वाह बांटता है, यदि मान लो उसके खिलाफ ही एक्शन ले लिया तो फिर तनख्वाह कैसे बटेगी, क्योंकि ये तो 5 साल के लिए गई फिर सरकार। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कुछ कर पाएगी, इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। और उसी का आधार है कि आपने जो है एक झटका दे दिया कि साहब वो तो वोटिंग मशीनें गड़बड़ थी जिसके कारण हमारी परेशानी हो गई। फिर आपने एक डायलॉग मार दिया कि वो तो पर्यवेक्षक आएंगे और ये विचार करेंगे, और फिर आप ये कहोगे कि अभी तो गड़बड़ कर गए और ये सब हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो काम आप चुनाव से पहले कर रहे थे, हवाबाजी, सुगूफे, एक वातावरण बनाने की पॉलिटिक्स, वही आपने चुनाव के बाद कर दी। चुनाव के बाद तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को ढांढस बढ़ाने के लिए कह दीजिए कि भाई कुछ कारण थे, उनको हम चेंज करेंगे। युवा नेताओं को हमने साधा नहीं। अब आप बताइए कि 76 वर्ष के दो नेता यदि मान लो ये कहें कि उनके दम पर सत्ता आ जाएगी, तो ये युवा क्या करेंगे? चुनाव हारेंगे ही बाद में, क्योंकि आपने उनको प्रताड़ित कर दिया था। तो आज इसलिए ये विचार करने का सबसे महत्वपूर्ण समय है। और कांग्रेस पार्टी केवल मध्य प्रदेश में इस स्थिति में है ऐसा भर नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयोग पर प्रयोग चल रहे हैं। मुझे वो असम के मुख्यमंत्री जी का एक जो आजकल इस पे चलता है सोशल मीडिया पर, वो एक डायलॉग याद आता है कि मैं तो सोनिया गांधी को प्रणाम करूंगा कि जो 52 वर्ष की उम्र में भी अपने बेटे को जो है मैच्योर होने की कल्पना कर रही है। तो इसलिए जो है हमें जो है इस पर विचार करना पड़ेगा कि अपने बेटे को वो 52 वर्ष की उम्र में मैच्योर होने के लिए कह रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कांग्रेस को मैच्योर करने के नाम पर और 10-5 साल निकाल दोगे। तो इसलिए जरूरी ये है कि किन कारणों से जन आदेश आपकी तरफ आए, जनता आपकी तरफ आकर्षित हो। मनोज जी, एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में पहले दौर में ये वातावरण बन गया था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व जो ये कह सकते हैं कि मास बेस पार्टी कांग्रेस है, उसको पुनर्जीवित करने जैसा वातावरण बना दिया था, लेकिन उसे वो संभाल नहीं पाए। और भाजपा का जो माइक्रो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन था, उसने इसको जो है मिट्टी में मिला दिया इस योजना को। अन्यथा कांग्रेस जो है, क्योंकि वातावरण तो है मनोज जी, हम सब देख रहे हैं। अब मान लो मुख्यमंत्री नहीं बन रहा तो इतने दिन से तो क्या कारण है? सबको मालूम है कि दिल्ली कुछ सोच रहा है, मध्य प्रदेश कुछ सोच रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस वातावरण का लाभ उठाने की बजाय मुझे लगता है कि क्या लीपापोती में लगी हुई। तो दुबे जी, लीपापोती चल रही है। तो जो कांग्रेस दीपक बावरिया की बात कर लें, जो राहुल गांधी के खास थे, जयप्रकाश अग्रवाल जिनको राहुल गांधी ने भेजा था, उनकी कमलनाथ ने नहीं सुनी। बाद में रणदीप सुरजेवाला आए, लेकिन उन्होंने क्या किया सब ने देखा है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी पीसीसी में, और मध्य प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों में प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सरकार को कोस लेते थे, लेकिन मुद्दे क्या थे, नैरेटिव क्या होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए चुनाव की, वो तय नहीं कर पाए। अब हारने के बाद फिर से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली से जो मध्य प्रदेश का जो नेता है, जो लोग हारे हैं, बड़े बड़े नेता अपने दिग्गज अपने क्षेत्र में, तो उनकी हार का कारण ये था कि उनकी अपनी लोगों से कनेक्टिविटी ख़त्म सी हो गई थी। तो क्या ये पर्यवेक्षक उस कार्यकर्ता से कनेक्ट हो पाएंगे इतना कि वो कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाए, वो पब्लिक को रिचार्ज कर ले, क्योंकि वक्त भी कम बचा है? देखिए, लोकसभा से ज्यादा प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव कांग्रेस के लिए विधानसभा का था, और पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार नहीं आई, केंद्र में नहीं आई। तो अधिकतम जो परिणाम आने थे वो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आने थे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कहती रही कि हमने बीएलओ, मंडलम, सेक्टर सब कर लिए, लेकिन चुनाव मैदान में वैसी स्थिति नहीं दिखी। क्योंकि चुनाव यहाँ आरोप प्रत्यारोप से नहीं होते, चुनाव मैदान में होता है, बूथ पे होता है। और जो लोग हल्ला ज्यादा मचाते वो काम नहीं करते। आप देखें कि भाजपा ने कोई ऐसे संघ की नियुक्ति नहीं की, लेकिन जो 3 दिन से संघ की टोलियां घूमी घर घर में, और उन्होंने जो सनातन की बात रखी और भी जो मुद्दे रखे, राष्ट्रवाद, सब मुद्दों पर जो बात रखी, और एक जो वातावरण उन्होंने वोटिंग के पहले तैयार किया, कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा नहीं था, आदमी नहीं दिखा, नेता कहीं कि जो घर घर जाए। सब प्रत्याशी
जो कांग्रेस के थे वो तो अपने आप जिनके हाथ में थे। चुनाव की कमान थी वो तो खुद ही 130 विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा नहीं गए, 2 से ज़्यादा में जा ही नहीं पाए कमलनाथ। दिग्विजय सिंह 60-70 से आगे बढ़े नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ 230 में 2-2 बार जाते एक एक विधानसभा में, आप उस बात को समझिए। वो 200 नहीं 460 बार चले जाते सभाएं कर। लेकिन चुनाव मनोती मैदान में होता है, जो बूथ जीतो चुनाव जीतो का काम होता है। जी तो आप देखेंगे जब वहाँ के लोगों को कन्विंस करने वाला चाहिए, अंत में क्या दुविधा और द्वंद्व भी रहता है। बहुत सारा मतदाता अपने यहाँ न्यूट्रल रहता है, कोई हवा बिल्कुल, देखता जो कोई- फ्लोटिंग वोटर रहता है वो बड़ा डिसाइडिंग रहता है। उसके लिए कुछ मानसिक जन कुछ लालच, लोभ, आर्थिक, बहुत सारे। एक मतदाता एक बात से प्रभावित होता है, सब मतदाता के अलग अलग प्रभावित होने के कारण। तो उसके बीच जब तक आप चर्चा नहीं करोगे, उनकी चीजें नहीं निकालोगे और अपना नहीं बताओगे, तो ऐसा कोई कार्यक्रम दिखा नहीं। क्योंकि चुनाव जब तक जमीन में नहीं लड़ा जाएगा तब तक कोई चुनाव जीता नहीं जा सकता। जैसे वो कहा जाता ना, हवा कितनी भी तेज बह रही हो, यदि पंप नहीं होगा तो ट्यूब में हवा नहीं जाएगी। बिल्कुल आप कितनी आपने बदलाव की हवा, कितनी हल्ला मचाया कि एंटी इनकम्बेंसी है, इस बार तो बदलना है, सब कुछ हुआ, हम सरकार में आ रहे हैं। एग्जिट पोल भी, ओपिनियन पोल भी ऐसे आ रहे थे कि लगभग बराबरी की स्थिति, अधिकांश कांग्रेस की सरकार बना रहे थे और एक वातावरण बनाया। लेकिन मैं तो मैं फिर कहूंगा चुनाव बूथ पे होता है, मैदान में होता है। वहां जब तक आपके आदमी नहीं रहेंगे, और कुछ लोग कांग्रेस के यदि इतने विधायक जीते हैं तो वो कैसे जीते, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत टीम थी, संपर्क थी। बिल्कुल मैं कहूँ कांग्रेस तक जीतती है जब तक उसके टिकट वितरण की घोषणा नहीं होती, तब तक वो सब ताकत दिखाते हैं, अपनी अपनी ताकत। लेकिन जैसे ही एक को टिकट मिलता है, बाकी सब पर निपटाने जुट जाते, और उनको कोई मनाने वाला नहीं रहता कि उनको आप समझाएं बिठाएं। कोई ऐसा आदमी नहीं। तो औपचारिकता के लिए 2-4 घटनाएं हो जाती है, उसी को कहते हैं कि वो डैमेज कर रहे हैं। ये कुछ शब्द हैं तो बहुत प्रचलन में आ गए हैं कि वो मीडिया की भाषा में भी नेताओं की, कि हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, हम ये बूथ की मजबूती कर रहे हैं। ये सब बातों से, बयानों से नहीं होता। उसके लिए बहुत जमीन में उतर के इतना बड़ा नेटवर्क चाहिए। भाजपा के साथ साथ भाजपा के जो संघ है और उसके जो अनुसांगिक संगठन है, आप जमीन में देखते हो कितने लोग काम कर रहे थे और कैसे वो लोगों को समझा रहे थे। तो ये जब तक नहीं होगा, आपने कितने तो मंडलम सेक्टर बनाए, बीएलओ बनाए, और इनका फायदा भी हुआ। इसके पहले तो कांग्रेस में ये भी नहीं होता था, और आज 40% वोट तो कांग्रेस ने लिए, जितना 18 में लिया। लेकिन वो जो मैनेजमेंट और माइक्रो मैनेजमेंट जिसकी शर्मा जी बात कर रहे थे, चुनाव उसी से जीता जाता है। और उसके लिए आपको व्यापक नेटवर्क चाहिए, समर्पित लोग चाहिए। मैं तो ये देखता हूँ कि कई बार जब टिकट नहीं मिलता है तो उनके नेता, उनके समर्थक वो भाजपा के साथ गलबैयां करने लगते हैं। तो वो खुद ही कहने लगते हैं कि अरे स्थिति बड़ी टफ है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि अरे इस बार दिक्कत है, वो कह रहे नहीं स्थिति तो इस बार बिगड़ गई, कहीं टिकट वितरण में कुछ हुआ, ऐसी सब बात है। तो आपके पास वो समर्पित लोग नहीं है, आपके पास वो लोगों को समझाने वाला नहीं है। तो इस तरह के युद्ध में, जब डू एंड डाई, करो या मरो का युद्ध था, जब आप नहीं कर पाए, तब तो लोकसभा बड़ा विशाल है, विशाल नेटवर्क चाहिए। एक लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 8 विधानसभा आती है। आपके पास कितने ऐसे समर्पित लोग हैं जो उसके लिए काम करेंगे। और अभी तो जो हार की हताशा, निराशा है, उससे उभरने में कांग्रेस को टाइम लग जाएगा। बाद में नियुक्तियों, पहले एक वातावरण कांग्रेस कैसे बनाएगी, उत्साह कैसे बनाएगी। क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि लोकसभा से ज्यादा परिस्थितियां अनुकूल कांग्रेस के पास विधानसभा में थी, और जब अब उसमें प्रतिकूलता दिख रही है तो लोकसभा बड़ी मुश्किल चीज है। क्योंकि यहाँ तो भारी संसाधन चाहिए, विशाल क्षेत्र होता है लोकसभा। एक व्यक्ति के तौर पर भी बिल्कुल। तो जो आपने, मैं उसी बात पे फिर से आ रहा हूँ कि जो आपने जिक्र किया था हवा का, तो ऐसा नहीं लगा कि हवा तो भर रही थी कांग्रेस अच्छे से, पंप में, पंप भी अच्छा था, हवा भी अच्छे भर रही थी, लेकिन जो उनके ट्यूब में असंतोष, भीतर घात, वो जो कीलें घुसी हुई थी मन मुटाव की, वो नहीं निकाल पाए, लगे बिना उसको निकाले हवा भर रहे थे, जिसके प्रयास सार्थक नहीं निकले। ये भी हो सकता कि आप इधर से जैसे घड़े में ऊपर से पानी डालो, यदि छेद है तो नीचे से निकल जाएगा। आप यहाँ से सब कहते रहे, लिस्ट आ गई सबकी, ये लिस्ट है, वो है। आप इतनी बातें इनको बताएं। जैसे आपने नारी सम्मान योजना तो घोषणा कर दी, लेकिन वो घर घर जाके बताएगा कौन कि यदि आपको लाडली बहना नहीं मिली है तो आपको लाडली सम्मान मिलेगा? कोई कुछ नहीं। इतना वचन पत्र ने निकाला है कि हम पिछड़ों की जनगणना कराएंगे, पिछड़ों को 27% आरक्षण देंगे, और भी क्या क्या चीजें, 450 का सिलेंडर देंगे, लेकिन सब हवा में रहा। वो बिल्कुल हवा में रहा। लेकिन शर्मा जी, लग रहा है कि अब कुछ जमीन पे वापस से दिखाई देगा लोकसभा के पहले,
क्योंकि जो हम बार बार जिक्र करते हैं कि जो आपको सर्जरी की ज़रूरत है मेजर, लेकिन आप कॉस्मेटिक सर्जरी कर देते हैं हर बार कि मलहम पट्टी कर दी और मरीज एकदम ठीक ठाक दिखने लगता है, जैसे कटआउट में लगा देते हैं ना, या फिल्मों में हम देखते हैं कि नकली 6 पैक एब लगा के 70 साल 55 साल 80 साल के हीरो भी एकदम जवान दिखते हैं। ये बात देवदत्त जी ने बिल्कुल सही कही है कि फील्ड में काम करने वाली टीम को आपको तैयार करना पड़ेगा। इस बार का पूरा चुनाव जो है इन्होंने मीडिया फोकस पर लड़ा है, और सबसे खास ये रहा कि चैनलों में बैठ करके या बयान जारी करके या यूट्यूब चैनल्स पर जो है इन्होंने जो थीम बनाई थी वो ये बनाई थी कि भाई हमारी तो सरकार बन गई और अब हम जो है न जाने क्या चक्कर डालेंगे। तो ये जो एक थीम था ये थीम फेल हो गया, क्योंकि ये बात लोगों को मालूम ही नहीं चली सरकार क्यों बना रहे हैं, ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, जनता के बारे में उनकी क्या धारणा है। जैसा कि बात हुई अभी कि गैस सिलेंडर देंगे तो कैसे देंगे, उसका पैसा कहाँ से आएगा, किसान कर्जमाफी का पैसा आपके पास नहीं आया, आप कह रहे थे मैंने सारी फाइलें पढ़ ली, सब बजट मालूम है मुझे मध्य प्रदेश का, चुटकी में बता दूंगा। तो उससे क्या होता है, और आप एक बड़ा जिसको राजनीतिक ड्रामा कह सकते हैं किसी भी राज्य में देख लीजिए कि आप शपथ लेने के बाद एक फाइल बुलवाते हैं, उस फाइल पर आप सार्वजनिक रूप से दस्तखत करते हैं कि लो हो गया कर्जा माफ, लो हमने घोषित कर दी 6 जो हमने गारंटियां दी थी हमने गारंटियां पूरी कर दी 6 की 6। तो आपकी एक फाइल के दस्तखत से गारंटियां पूरी नहीं होती। बैंक का खाता तो तभी क्लियर होगा जब उस खाते में दूसरे पक्ष की ओर से पैसा जाके डलेगा, तब जाकर के बैंक अकाउंट क्लियर होगा। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे मान सकते हैं कि आप आने वाले समय की योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। अगली बात मनोज जी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कार्यकर्ता के मनोबल को उठाने में अब आपको लंबा समय लगेगा, क्योंकि जो लोग बड़े विश्वास के साथ उठे थे, जो बड़े लोग बड़े विश्वास के साथ उठ करके और ये कह रहे थे कि अब हमारी सरकार बन रही है और हम सब व्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे, तो वो लोग जो है पार्टी की व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूँ, वो व्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे, तो मुझे लगता है उसके अंदर हम फेल हो गए, गड़बड़ हो गई और कांग्रेस जो है इस मामले में काफी नुकसान उठा गई। एक और बात हम सब लोग जो बार बार कहते हैं वो ये है कि आप एक व्यक्ति को केंद्रित करके, चाहे वो भाजपा में हम नरेंद्र मोदी जी पर आश्रित होते जा रहे हैं या हम कांग्रेस में हम कमलनाथ जी पर आश्रित होकर होते जा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक पद्धति नहीं है, ये राजशाही है। ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हम आश्रित हो गए। आज भाजपा के सारे नेता बार बार ये कह रहे हैं कि ये जीत तो केवल नरेंद्र मोदी के कारण हुई है। भैया नरेंद्र मोदी जी के कारण हुई होगी, लेकिन आप ऐसा क्यों बता रहे हो कि बाकी सारे लोग किसी काम के नहीं है। बिल्कुल पूरा का पूरा संगठन जो है वो मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ शर्मा जी, मतलब जिस दिन एग्जिट पोल आया था एक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी टिप्पणी की थी कि बीजेपी के पास पारस पत्थर है नरेंद्र मोदी के रूप में, लेकिन वो उससे पहाड़ भी घिस रही है और सुई भी घिस रही है, उनको पता ही नहीं कि उसका क्या उपयोग हो सकता है। तो वो नगर निगम में भी वो ले जा रही हैं, विधानसभा में भी, सब में जो आप जिक्र कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है मनोज जी, लेकिन हमें ये बात पर विचार करना पड़ेगा कि पारस पत्थर जो है सही है, पारस पत्थर जो है लोहे को सोना बनाता है, पत्थर को नहीं बनाता। तो इसलिए जो ये लोग लगे हैं कि मध्य प्रदेश भी नरेंद्र मोदी जी के कारण जीता जा रहा है, राजस्थान भी नरेंद्र मोदी जी के कारण जीता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बड़े वोट मिलते हैं, बड़ा प्रभाव है उनका, और उनके द्वारा किए गए जो काम है वो ऐतिहासिक हैं, इसमें भी किसी को संशय नहीं है, और एक विश्वसनीयता पैदा करते हैं वो सब काम। लेकिन आप ये कह दो कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेता जिनने मालवा में धूम मचा दी, वो यदि कहे कि लाडली बहना का कोई मतलब असर नहीं हुआ, तो कई बार ऐसा लगता है कि राजनेता कितना निष्ठुर हो जाता है। कई बार ये बात हो रही है कि उन्होंने अपने खुद के क्षेत्र में मोदी का रोड शो करवाया था जिसका असर देखने को मिला है, लेकिन उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन जो कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं शर्मा जी, तो क्या कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश में कोई लीडर नहीं है अब ऐसा, या किसको आगे लाए? केवल पर्यवेक्षक तो ये चमत्कार कर नहीं सकता है। नहीं, मध्य प्रदेश में यदि आपको सच में कांग्रेस की राजनीति करना है तो अब आपको एक बार फिर से आदिवासी फेस लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है आप देख लीजिए कि आदिवासी सीटों पर कांग्रेस ने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा, 21 सीटें जीती हैं। बिल्कुल। और हाँ और भाजपा 25 सीटें जीत पाई हैं। तो भाजपा निश्चित रूप से बढ़ना थी, आप सब हम सब लोग चर्चा कर रहे थे, लेकिन
आदिवासियों के बीच में 21 सीटें लेके आने का मतलब ये है कि आदिवासी चेहरा आपको सामने लाना पड़ेगा, और वो यदि चेहरा आ जाता है तब आपके लिए बाकी लोग उसके साथ मिलकर के यदि टीम भावना से काम करेंगे तो मुझे लगता है फिर से वापसी करने या ताकतवर बनने की स्थिति में है। मैं एक बात आपके चैनल पर आज पहली बार एक टिप्पणी कर रहा हूं। मैंने एक बार, आपको याद होगा, चुनाव से पहले टिप्पणी की थी कि परिणाम किस प्रकार के रहने वाले हैं। बिल्कुल। यदि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल करके राजनीति करने का प्रयास किया तो भाजपा जो 28 सीटें लेके गई थी वो घट के 22 हो जाएगी। बड़ी बात है। तो दुबे जी, कांग्रेस को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक सीट है और जिस प्रकार से हमने देखा कि मुख्यमंत्री को लेकर उठापटक के बीच शिवराज सिंह चौहान पहुंच जाते हैं, फिर राघवगढ़ चले जाते हैं, श्योपुर चले जाते हैं। सातों की सातों सीटें पिछले चुनाव में भी जीती थी कांग्रेस ने, इस बार भी जीती है, और एक परसेप्शन था कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन इसके बाद अगर जो हारे हुए चेहरे हैं तो क्या वो वापस से अगर लोकसभा के चुनाव में दिखाई देंगे, जैसे पिछले चुनाव में भी हमने देखा था, फिर वो कार्यकर्ता करेगा क्या? तो ये बेहतर मौका नहीं कि नए चेहरों को आगे ले आया जाए लोकसभा के बहाने ही सही? चेहरे के प्रति आकर्षण भी होता है और कई प्रयोग हुए हैं राजनीति में जहां नए चेहरों ने कमाल दिखाया। इस चुनाव में विधानसभा में देख लें कि जितने दिग्गज नेता थे उनको सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, चाहे वो हार गए हो चाहे जीत गए हो। सभी को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा, गली गली में, घर घर। और जो नए चेहरे को ज्यादा मतदाताओं ने आसानी से लिया, बड़े चेहरों के खिलाफ अपना दिखाते और दिखाते। राजनीति में यदि नए चेहरे आप लाते हैं, कुछ लोग परिवर्तन से उसका कोई गुण दोष जनता के सामने नहीं होता तो एक प्लस होता है। लेकिन कांग्रेस में बहुत सारी मजबूरी है। क्या वो आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही दुबे जी। जी, कार्यकर्ताओं पर भी पड़ गया, आर्थिक संकट भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतों से कांग्रेस अभी जूझ रही है और उसके लिए वाकई में नए प्रयोग करना चाहिए। इस परिवर्तन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगी तो कुछ एक्स्ट्रा पाएगी, लेकिन अभी भी कांग्रेस के लिए बहुत कठिनाई भरा माहौल है, क्योंकि जिस तरह से उम्मीदें, जब आप ज्यादा अपेक्षाएं, ज्यादा उम्मीदें पाल लो फिर धड़ाम से गिरो तो वो ज्यादा दिक्कत होती है। जब उम्मीदें ना हो तो इस तरह से कांग्रेस ने माहौल, वातावरण बना दिया था। एक तरह से पीसीसी में आभार के पोस्टर लग गए थे, बधाई के, वो मंत्रिमंडल बनने लगा था। और उसके बाद जिस तरह से हार हुई 2018 में, तो सरकार में आ गई थी, अभी बहुत खराब स्थिति है। उसके लिए अभी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना कार्यकर्ता को, नेताओं को, वोटरों को, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और उसके लिए उसको बहुत व्यापक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और एक तरह से संघर्ष की वो और बहुत सारी चीजें उनको बतानी पड़ेंगी कि हम क्यों हारे, कैसे हारे, क्या गलतियां की, उनकी समीक्षा होना चाहिए। इन नेताओं को कौन, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई परेशानी है जो कांग्रेस के नेता को नहीं पता, वो पर्यवेक्षक बताएगा कि हारे क्यों हैं, गलती कहाँ है, क्या सुधार होना चाहिए? सब पता है, जैसे कि पंडित के यहाँ भी शादी होती है, वो सब मंत्र जानता है, लेकिन वो एक पंडित तो रखता ही है ना। तो ये सब चीजें एक राजनीति की क्रिया है। आपको ये पर्यवेक्षक का काम भी देना लोगों को, नहीं तो क्या करेंगे लोग काम। तो राजनीति में जो कुछ औपचारिकताएं वो करनी है, और वाकई में पर्यवेक्षक अच्छे हो, जैसे बीजेपी में संगठन में पहले जो काम किया करते हैं, जो उन्होंने प्रभारी बनाए। आप यकीन, आपको तो बहुत नॉलेज होगा कि उत्तर प्रदेश के कितने लोग एक एक विधायक के विधानसभा के चुनाव में बैठे थे, सांसद, पूर्व मंत्री, बिल्कुल तो कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। तो ये सब समर्पित लोग भी जब करते हैं, जो उस टीम को संभाल सकें, को समझ सकें और जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकें। यदि आपके नेता घर बैठा है तो क्यों बैठा, कार्यकर्ता निराश है तो क्यों, ऐसी बहुत सारा। अब चुनाव केवल इसका नहीं रह गया कि हमें वोट दो या इनको हरा दो, बहुत मैनेजमेंट का चुनाव हो गया। आपके पास अच्छे नेता हो, वक्ता हो, बूथ मैनेजमेंट हो, आपके पास जब सब कुछ अच्छा होगा तब जाके आप चुनाव जीतोगे। पहले तो शर्मा जी को सब बताएंगे कितनी स्टोरी है कि बाबूलाल गौर मजदूर नेता से चुनाव लड़े और वो जीत गए। आपको भी ऐसा आए लड़े, बहुत मतलब। अभी हमने देखा सेलाना सीट पे एक नई पार्टी आती है, चुनाव जीत जाता है, उनका उम्मीदवार 300 किलोमीटर वो मोटरसाइकिल चला के भोपाल भी आते हैं, डोडिया। बहरहाल अब लेकिन जो समस्या है वो तो है, कांग्रेस को कांग्रेस ही उबार सकती है, इतना ही कह सकते हैं।
बहरहाल अब समय की कमी है इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी, दुबे जी आपका। तो निश्चित तौर पर एक कवायद जरूर चल रही है कांग्रेस में फिर से कि पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाए, हार के कारण खोजे जाएं, लेकिन ऐसा कोई कारण, ऐसी कोई वजह, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे कांग्रेस वाकिफ ना हो, किसी और को बताना पड़े कि आपकी हार का कारण क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक कहावत है कि आप सोते हुए को तो जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का उपक्रम कर रहे हो उसको कैसे जगाओगे। शायद कांग्रेस भी अभी फिलहाल उसी स्थिति में मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।